अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार। मैं हूं हुमैर अनवर। 2018 में पीटीआई एक बड़ा मैंडेट लेकर आई, तब्दीली की बात की गई, फिर उसके बाद करप्शन के खिलाफ खड़े होने की बातें की गई, आवाम को जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया, धरने दिए गए और फिर आवाम को करप्शन और गुर्बत और ये सारी जो सिचुएशन बनती जा रही थी, महंगाई ख़ास तौर पर, उसके खिलाफ खड़ा किया गया। अब ऐसा क्या हुआ इन 3 सालों में? क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक 2018 में जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 5.5% थी और 2019 में हमने देखा कि इसमें गिरावट देखी गई, 2.1% पर आया ये, जबकि 2020 में ये रेट मनफी चला गया, यानी माइनस में चला गया, जो कि 0.5 यानी -0.5% पर चला गया। अब 2021 की अगर बात कर लें तो इसमें काफ़ी बेहतरी तो देखी गई है, क्योंकि 3.9% पर यह जीडीपी ग्रोथ रेट खड़ा हुआ है इस वक्त। और अगर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ रेट की बेहतरी की, तो बेहतरी तो आई है, मगर सवाल ये बनता है कि अगर बेहतरी आई है जीडीपी ग्रोथ रेट में, तो ये महंगाई की वजूहात क्या हैं? इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन की जो शरह है, ये क्यों बढ़ती जा रही है? अब यहाँ अगर इकॉनमी बेहतर हो रही है तो ये सारा माजरा क्या है आखिर? दिन ब दिन जो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, अगर बात की जाए तो गरीब आवाम बहुत परेशान है, मजदूर तबका बहुत परेशान है, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और साथ ही साथ साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 5.5% से ऊपर अगर जीडीपी ग्रोथ जाता है तो इकोनॉमी डैमेज होने के खदशात हैं। आपके दौर में तो हमने देखा, आपके मुताबिक आप क्लेम करते रहे हैं कि 5.8% तक गया है जीडीपी ग्रोथ। अब ये ऊपर जाने की बातें हो रही हैं और इकोनॉमी को डैमेज करने की बातें हो रही हैं, ये क्या माजरा है? ज़रा ये समझाइएगा। एक तो ये पहली दफा मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में आपने पहले देखा था कि सबसे ज्यादा जो हमारी हुकूमत जब गई थी जी। PMLN की हुकूमत, तो इमरान खान ने और उस वक्त के वजीर खजाना और दूसरे लोगों ने ये कहा था कि करंट अकाउंट खसारा बहुत हो गया था जी। और वो सस्टेनेबल नहीं होता। और अब उन्होंने ये वजीर आजम साहब ने कहा, मैं आता हूँ वजीर खजाना पर। वजीर आजम ने कहा कि जी। जैसी तरक्की की शरह बढ़ती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा शुक्र है 3.5 साल के बाद तो ये तो मान लिया जी। कि तरक्की उस वक्त हो रही थी हमारे जमाने में और इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर गया था। लेकिन वजीर खजाना की बात में बिल्कुल दम नहीं है। अगर ये बात होती तो दुनिया में 6, 7, 8% बांग्लादेश जी। जी। ग्रो करता रहा है रेगुलरली, 7%, 7.5%। इंडिया में आप ग्रोथ रेट्स देख लें पिछले 10, 12 साल में, चाइना में देख लें। सो एक मतलब उसकी रिलेशनशिप नहीं है। जी। रिलेशनशिप उस वक्त बनती है जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना बिल्ट अप कर सके, जी। क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रोथ होने का मतलब ये होता है कि आपको इंपोर्ट करना है, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है, वो मटेरियल इंपोर्ट करना है जो आप इस्तेमाल करेंगे उन चीजों के लिए जो आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक जाहिर सी बात है आपको इंपोर्ट करने की जरूरत होगी। जी। और उसके बैलेंस करने के लिए दो चीजें होती हैं कि आप जाहिर है इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स बाहर जाएंगे, और उस अब क्या आपके पास इतने डॉलर्स हैं या नहीं, तो उसकी कमी को 2, 3 तरीके से पूरा किया जा सकता है। एक तो एक्सपोर्ट के थ्रू पूरा किया जा सकता है, जी। दूसरा रेमिटेंसेस जो आते हैं उसके थ्रू पूरा किया जा सकता है, और तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा भी हर जाहिर है ऑप्शन होते हैं, जिस तरह यूरो बॉन्ड्स वगैरह जिस तरह रेस करते हैं, या प्राइवेटाइजेशन में वो जी। ट्रांजेक्शन करें जो ग्लोबल फंड्स को अट्रैक्ट कर सकें, जी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे जी। हमारे जमाने में हमने HBL की ट्रांजैक्शन की थी, UBL की ट्रांजैक्शन की थी, जिसमें तकरीबन $1.5 बिलियन शो में आया था। जी। लेकिन जी। अगर आप बहुत सी दूसरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और फॉरेन पाकिस्तानी के थ्रू रेज कर सकते हैं बाहर से पैसा। सही। अब जी। जी। मसला ये है कि दुनिया के वो चीजें करने की जरूरत करें कि जिससे आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभाला दें और दबा के तरक्की करें। तरक्की करने का मतलब ये है कि जी। इनकम जनरेशन ज्यादा होगी तो जाहिर है आम आदमी को फायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो इस हुकूमत को तो ये या तो हमने हाथ पांव बिल्कुल हमने कर दिया कि जी इसका कोई चांस नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का कोई चांस नहीं जी। है, या हम उस किस्म की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते जिसमें हमारे पास डॉलर की इनफ्लो हो।
बावजूद इसके कि इस हुकूमत के पास तो डॉलर्स जिस तादाद में आए हैं हमारे दोस्त जी ममालिक से, चाइना से और सऊदी अरेबिया से और दूसरे ममालिक से, तो उसकी वजह से तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। जी। अच्छा अच्छा जुबैर आई साहब, डोंट यहाँ बाय मैं दिस। जी जी मैं एक सवाल करना चाहूँगा। यहाँ पे 2018 में हमने देखा कि पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क था गंदम एक्सपोर्ट करने की अगर बात की जाए, तो आज ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो भी इंपोर्ट की जा रही हैं, दालें हों, चीनी हो, कॉटन हो। पाकिस्तान तो ज़रूरी मुल्क है ना, और हुकूमत तो ये दावा भी करती रही है कि ज़राअत के शोबे को ख़ास तौर पर बहुत एम्पावर किया गया है, बहुत से रिलैक्सेशन दी गई हैं। अब एक तरफ ये दावे हैं, दूसरी तरफ हर चीज़ इंपोर्ट की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? उससे अगर मैं सिर्फ आपको अमाउंट बता दूं कि जो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसकी तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $8 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट हुई है जी पिछले कोई 9 महीने में। अब $8 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। और आपने जिस तरह कहा कि वो अशिया जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो अब हमें इंपोर्ट करनी जी पड़ रही है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस हो गया है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गंदम है, कि एक वक्त में कहते हैं कि सरप्लस है, बम्पर जी क्रॉप हुई है। अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो फिर आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो एक ही दो चीजें हो जी सकती हैं। या तो बम्पर क्रॉप आप सिर्फ ग्रोथ रेट बताने के लिए, बढ़ा के बताने के लिए कह रहे हैं, जी या स्मगल हो रहे हैं। मतलब दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, जी जी बिल्कुल। कि आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं और ये भी साथ कह रहे हैं बम्पर क्रॉप भी है। बिकॉज उसका जो ये क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन के नंबर्स होते हैं जी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होते हैं जीडीपी ग्रोथ की कैलकुलेशन में। सही। या तो आप उसके लिए बम्पर क्रॉप कह रहे हैं। जी तो एक तो समझ बाहर है। जिस तरह से हमने चीनी का एक क्लासिक केस देखा था, ये गंदम का क्लासिक केस देखा था जब से ये हुकूमत आई जी थी, जी बिल्कुल। उसके अगले एक दो साल में जो क्राइसिस हुआ था, कि पहले एक्सपोर्ट किया, दबा के एक्सपोर्ट की, और ये भी नहीं देखा कि हमारे जो सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स हैं ओवर जी द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स वो क्या होंगे। जो स्टैंडर्ड होता है जब आप अप्रूवल देते हैं, मैं आपके लिए बता दूं, आपके सुनने वालों के लिए भी, जी जी कि ईसीसी में जब ये फैसला होता है कि हर पहली तारीख को जब ईसीसी होती है महीने के शुरू में, तो उसमें जो मेन आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, जी उसके बारे में उनकी स्टॉक पोजीशन बताई जाती है, यानी कि गंदम, चीनी, ये राइस और दूसरी चीजें। और उसकी अगले 3 साल की फोरकास्ट बताई जाती है, कि जी प्रोडक्शन के हवाले से, डिमांड सप्लाई के हवाले से। और उसके बाद फिर सामने नजर आता है कि जी 3 महीने या 4 महीने के बाद क्या स्टॉक की पोजीशन होगी, सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगी। जी और उस वक्त इसके बेसिस पर फैसला किया जाता है कि अगर तो शॉर्टेज होगी तो अभी से आप प्रोसेस शुरू करेंगे ऑर्डरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, तो जाके वो आपकी शॉर्टेजेस नहीं होंगी जब वो 3 महीने के बाद का पीरियड आएगा। जी और इसी वजह से हम जब वो जो फेमस सितंबर 2018 की मीटिंग है, जी जिसमें शुगर का 10 लाख टन एक्सपोर्ट का अप्रूवल दिया था ईसीसी ने, जी हम ये कहते हैं, मैंने को 50 दफा ये कहा है कि आप उसके मिनट्स दिखा दें। क्या आपने अप्रूवल इस बेसिस पर दिया था डिमांड सप्लाई का की पोजीशन को देखते हुए, या एक जी समरी आई और 2-4 अल्फाज किसी ने बोल दिए और उससे ईसीसी ने अप्रूव कर दिया, फिर काबीना ने अप्रूव कर दिया, एंड सो ऑन। जी तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आप कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि हम नहीं समझते कि जी वो बम्पर क्रॉप अगर है तो फिर $8 बिलियन आपने इंपोर्ट पर क्यों लगा दिए। जी सर, बिल्कुल ठीक सर। यहाँ पे एक बात ये की जाती है कि हुकूमत, हमने देखा बार बार ये बातें करती है कि जी हमें ख़जाने खाली मिले, हमें नेशनल जो रिजर्व थे वो भी खाली मिले। जब हुकूमत हैंड ओवर हुई तो मुल्क बिल्कुल डूम था, कंट्री में, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था इस तरह का कि जिससे आगे चलाया जा सकता। सर अब बात यहाँ आती है कि हुकूमत से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी सब्सिडी नहीं दे सकते, हम इस पोजीशन में नहीं हैं। फिर एक 120 अरब का पैकेज अनाउंस किया जाता है, उसी दिन पेट्रोल की कीमत की जो खबर है बढ़ाने की वो भी दे दी जाती है खान साहब की तरफ से, और साथ ही साथ तेल की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और दीगर प्रोडक्ट्स भी बढ़ा दी जाती हैं। इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? देखिए ना, एक तो मेरा ख्याल है आपको भी पता है एक चीज, जो दुनिया ने आज से पता नहीं कितनी दहाइयों पहले एक जी फैसला किया था कि एक स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, और उसकी बुनियाद पर असेसमेंट की जाती है कि जी हम्म। मईशत अच्छी है, जी बुरी जी है, पिछले अदवार के मुकाबले में कैसी है, रीजनल प्लेयर्स के मुकाबले में कैसी है, लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट है, चाहे इन्फ्लेशन रेट है, चाहे फिजिकल डेफिसिट है, या दूसरे इंडिकेटर्स हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि आप उसको बुनियाद बना के अगर आप जी बात करते हैं, बहस करते हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा होता है तज्जिया करना। जी जी अब यहाँ जाहिर सी बात है, हमारे जो पीटीआई के भाई हैं या बहनें हैं, वो जी खजाना खाली मिला था। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि जून मई 31 2018 में हमारी हुकूमत छोड़ के गई थी, जी यानी कि 2018 का जो फिस्कल ईयर था, उसमें तकरीबन 4,000 बिलियन के करीब, जस्ट शॉर्ट ऑफ 4,000 बिलियन टैक्स जी रेवेन्यू जी कैलकुलेट होता। खजाने के दो डब्बे होते हैं ना, आसानी को समझाने के लिए, जी एक जी डॉलर्स का होता है, एक रुपए का होता है। तो रुपए का तो 4,000 बिलियन वाज द हाईएस्ट एवर दैट वाज अचीव्ड, एंड दैट वाज डबलिंग द अमाउंट इन 5 इयर्स। जहां से हमने इंडिया था 1946 बिलियन था 2013 में, सही और उसको हमने तकरीबन 4 साल 20% ग्रो की थी, और एक साल जो कम की थी वो 13% की थी। और ये बावजूद उसके था क्योंकि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इन्फ्लेशन रेट जी जी एंड द रुपी डेप्रिसिएशन। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा तो उतना तो आप टैक्स कलेक्शन वैसे ही ज्यादा कर सकते हैं। जी सो इन स्पाइट ऑफ वेरी लो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5 इयर्स हमने टैक्स कलेक्शन ज्यादा, एंड जी इन स्पाइट ऑफ वेरी लो डिवैल्यूएशन, जी क्योंकि जी अगर आप डिवैल्यूएशन की 40% के करीब तो आप इम्पोर्ट स्टेज पर कलेक्ट करते हैं अपना टैक्स। तो राइट अगर आपकी जैसे डिवैल्यू होती है, तो जो अगर आप 1 रुपए की चीज है वो 100 अगर बनते हैं, वो $1 की चीज 100 रुपए बनते हैं, और वही $1 जब 150 रुपए का हो जाएगा तो 150 रुपए पर टैक्स लगेगा, जी जो भी जी 10% है ये ज्यादा। तो ऑटोमेटिकली उसको ये दो एस्पेक्ट्स बूस्ट करते हैं जो हमारे फेवर में नहीं थे, बावजूद इसके हमने 20% पर एनम कलेक्ट किया। सो हम खजाने का डब्बा तो रुपए की सूरत में भर के छोड़ के गए थे। तो कह ही नहीं सकते कि जी आप मतलब किस एंगल से कह रहे हैं। राइट अब राइट अगर आप, जी मैं जी नाम किसी का नहीं लेना चाहता कि किसी भी मिनिस्टर का, कि वो इतनी समझ बूझ है ही नहीं कि वो कैसे कैसे कह रहे हैं खजाना खाली था। जी जी दूसरी चीज ये है कि एक 5.8% ग्रोथ रेट था, सो मोमेंटम भी था, जी इन्फ्लेशन रेट भी कम था, डिस्काउंट रेट भी कम था। सो एक मोमेंटम भी था कि जी बिजनेस का मोमेंटम भी है, और उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना था। एक एक इंडिकेटर था जो हम भी मानते हैं कि जी 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 करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो खराब था, तकरीबन $19 बिलियन था। उसकी वजह थी जो हमने एक कॉन्शियस फैसला किया था लास्ट 1.5 साल में हमें करना था। 3.5 साल जो थे पहले, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखे बिल्कुल रीजनेबल था। जी जी लास्ट में जो हमने जो वादा किया था, जो दो सबसे बड़े हमारे वादे थे 2013 के इलेक्शन में, एक दहशतगर्दी खत्म करना इंक्लूडिंग कराची में, जी जी और बिल्कुल दूसरा बिजली लाना। तो बिजली के जो मंसूबे थे वो जो तकमील के मराइल में थे, मिसाल के तौर पर ये एलएनजी के प्रोजेक्ट्स जो थे, ये लास्ट 1 साल में लगे थे ना। जी जी तो लास्ट 1 साल में उसकी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से आनी थी, उसका मशीनरी कहाँ से आनी थी, बाहर से आनी थी। बाहर से आनी थी तो हमें डॉलर से यहाँ से भेजने जी थे। जी सो एक चॉइस हमारे पास ये थी कि जी हमने बिजली जो है, जब इलेक्शन हुए 2018 में, बिजली शुड नॉट बी द इशू, एंड इट वाजंट द इशू। आप 2018 की कैंपेन उठा लें और जी 2013 की कैंपेन, आपको एक विजिबल डिफरेंस लगेगा दोनों सही एस्पेक्ट से, बिल्कुल सही दहशतगर्दी के हवाले से जी और जी बिजली के हवाले से। तो हम ये पूछते हैं, मैंने 50 दफा ये पूछा है कि भाई हमने फैसला किया था कि हमने अंधेरे खत्म करने हैं और बिजली लेके आनी है, और उसके लिए इंपोर्ट इतनी ज्यादा की थी, और उसका एक हमारा प्लान भी था कि हम उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को अगले 1-1.5 साल में कैसे ठीक करेंगे। आप अगर होते तो फिर आप क्या करते, आप बिजली के कारखाने ना लगाते। जी जी सही सही राइट सर पॉइंट वेल टेकन। अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब ने तो फॉर्मूला बता दिया है, वो कहते हैं जी कि दो बड़े करप्ट खानदान जो हैं वो पैसा वापस कर दें, करप्शन का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस कर दें तो महंगाई कम कर दी जाएगी हुकूमत की जानिब से। अब ये पैसा वापस करना और ये बातें जो हो रही हैं सर, पैसा वापस क्यों नहीं किया जाता इन दो खानदानों की तरफ से? खान साहब का तो ऐसा क्लेम करना है। अच्छा, ये दिस इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर प्रोमिसेस। वो जो पहले वाली प्रॉमिस थी, आपको जी जी याद है कि जिसमें $200 बिलियन बाहर से लाना था, जी और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल होने थे। एक तो वो $200 बिलियन, और ये बिल्कुल मैं एग्जैक्ट कोट करूँ खान साहब को, जी जी बिल्कुल और ये बाय द वे ये कोई, मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। उसमें मैं ये कह रहा था कि जो प्रोमिसेस होती हैं वो मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है आप मैनिफेस्टो होता है, जी इकोनॉमिक प्लान होता है आपका, फिर आपके जलसे जुलूस होते हैं जिसमें आप कमिटमेंट्स करते हैं, बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं आपके जी बहुत से कि जी मैं ये करूंगा ये करूंगा। कुछ इशारतन बातें होती हैं जो कि बड़ा क्लियर होता है कि जी ये क्या प्रायोरिटीज होंगी। जी
तो वो जो $200 बिलियन था वो ऐसी कोई, वो मुराद सईद का तो लोग कहते हैं, वो तो चले मैं सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इमरान खान ने बहुत दफा कहा था, असद उमर ने उसको बैकअप किया था, और उसका उन्होंने बाकायदा इकोनॉमिक पूरा प्लान का हिस्सा था कि जी $200 बिलियन अगर आएंगे तो उससे आपकी 10 साल तक कोई महंगाई नहीं होगी, 10 साल तक टैक्स ब्रेक लग जाएगा, 10 साल तक कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एंड सो ऑन। सो इट वाज अ फुल फ्लेज्ड पार्ट ऑफ द फुल फ्लेज्ड प्लान। तो $200 बिलियन तो वो आए नहीं, और उसके बाद आपने देखा कि पिछले 3 साल में $200 बिलियन की बात भी नहीं होती, बात भी नहीं होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि शुरू में जब वो आए थे तो शहजाद अकबर साहब इंटरव्यूज में कहते थे पता नहीं $10 बिलियन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए और $12 बिलियन हमने आइडेंटिफाई कर लिए। वो अब बिल्कुल बातें सब खत्म हो गई। सर तो आपने उस पर आ गए कि सर आपने क्लेम आपने दावों का जिक्र किया ना कि इन्होंने दावे किए, बहुत से वादे किए गए थे। वादों में ज़ाहिर है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की गई। अब यहाँ तो हमने इसी हफ्ते देखा है कि एक सहाफ़ी ने, एक मीडिया वर्कर ने खास तौर पर खुदकुशी की है। पैसे नहीं थे, रिक्शा चलाता रहा, जॉब नहीं थी, जॉबलेस भी था। अब नौकरियां भी जा रही हैं। अब इस सिचुएशन में आप देखें कि घरों से बेघर भी किया जा रहा है और हुकूमती वादे जो हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे उस तरह जिस तरह उन्होंने दावे किए थे कि जी 50 लाख घर दे दिए जाएंगे। 50 लाख घर एक बहुत बड़ा नंबर है। 50 लाख घर का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। अगर आप उसको जाहिर है 5 साल में बनाने का वादा किया था, तो 5 साल में मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने कैलकुलेट किया था, तकरीबन 80,000 घर बनते हैं हर महीने फॉर एवरी सिंगल मंथ ऑफ द 5 इयर्स। किए जाएं और 60 महीने तक आप 80,000 घर बनाए महीने के। अच्छा, 80,000 घर, तो मैं कहता हूँ 80,000 तो फाइलें नहीं अप्रूव कर सकते। 80,000 घर कैसे? 80,000 का मतलब है तकरीबन 2.5 घर या 3 घर करने, राउंड ऑफ करके, एवरी सिंगल डे फॉर 5 इयर्स। इस हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है, मैं तो 3 घर महीने में बना दे। तो सर वो तो कह रहे हैं सब्सिडी नहीं दे सकते, कोई मदद नहीं कर सकते हुकूमत इस। जी। अच्छा, उसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। हमने उसी 9 जुलाई 2018 को ये प्लान दिया था 50,000 घरों का, 50 लाख घरों का। तो हमने एक कैलकुलेशन की थी कि 50 लाख घर एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, 10 लाख 12 लाख का अगर एक घर हो, जो कि होता है, जो आप इससे सस्ता क्या होगा, तो तकरीबन $180 बिलियन की फंडिंग की बात कर रहे हैं, विच इज अबाउट 70% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो ऑब्वियसली द स्टेट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। सो हु विल फंड दिस मनी? क्या बैंक्स फंड करेंगे? और बैंक्स अगर फंड करेंगे, या पार्टली बैंक्स करेंगे, पार्टली हुकूमत करेगी, तो वो एक बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं। और इसमें किसी ने 5 साल भी अगर बैंक में काम किया हुआ है ना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया है, वो उसी वक्त इमरान खान साहब को कहता है, सर जी खुदा का खौफ करें, प्राइवेट बैंक्स फंडिंग अगर करेंगे, और एक तो प्राइवेट बैंक्स के पास पाकिस्तान में $180 बिलियन की है ही नहीं कैपेसिटी फंड करने की, सब कुछ तबाह बर्बाद करके वो करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि आपको पता है कि बैंक के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कि घर की ओनरशिप इतनी क्लियर कट होनी चाहिए कि ताकि अगर अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए जिसमें उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़े, तो उनके लिए इधर उधर भागने की जरूरत ना हो। तो जमीन किसकी होगी, छत किसकी होगी, ये भी डिटरमिन नहीं हुआ था। फिर दूसरी बात ये है कि रीपेमेंट एबिलिटी वो देखता है बैंक। तो 50 लाख घरों का वही अगर हम करें, तो बैंक को 80,000 एप्लीकेशन हर महीने 80,000 एप्लीकेशन अप्रूव करनी है। और फिर उसकी अप्रूव करने का मतलब यह है कि गोइंग डीप इनसाइड द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर दैट फंडिंग। इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, वो होना ही नहीं था। अभी तक 5,000 नहीं बने। अभी आप सोचे ना, 3.5 साल हो गए, 5,000 घर नहीं बना सके। 5,000 तो बना देंगे, या 10,000 बना देंगे, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बनाए थे। मतलब मैं इसमें 50 लाख का मसला नहीं है, इसमें सबसे बड़ा जो इशू उस दिन भी था और आज भी है, एट द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेयर्स हु वर इन्वॉल्व्ड, जिन्होंने ये देखे। मैं एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस का मेरा वो आर्टिकल का एक एस्पेक्ट था, वो ये था कि दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिसेस करती हैं और हुकूमतों में आती हैं, और या कमिट करती हैं कि आके हम वो करती हैं कि हम बेहतर करेंगे जो आज का जो भी है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो गुर्बत है, या बेरोजगारी है, या जो ग्रोथ है, कि अगर ग्रोथ है 5% तो हम 6% कर देंगे। ऐसी बातें करते हैं ना। बिल्कुल।
इन्होंने ये नहीं कहा था, इन्होंने ये कहा था एक जो पुराना पाकिस्तान है उसको हम तबाह बर्बाद डिसमेंटल कर देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। जी जी। एक वो हसीन जिसका तस्वर जो आपने सुना है, किताबों में पढ़ा है, जो जो चीजें वो रियासत मदीना जो गोल्डन पीरियड था इस्लाम का, उस किस्म का एक नया पाकिस्तान उसकी जगह बिल्टअप करेंगे। तो वो जो था ना, वो जो तस्वर था वो उन्होंने फुलफिल करना था। जी जी। और इतनी ढिलाई से अगर आप इन डिफरेंस शो करेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि जी हजरत उमर से कोई खलीफा थे और इतना बड़ा उनका जो रूल था, उधर से एक आम पाकिस्तानी आके एक आम शख्स आके ये पूछ सकता था हजरत उमर से कि ये जो आपने कपड़े पहने, क्योंकि आप तो पैसे नहीं लेते, इनकम आपकी है नहीं, तो आपने ये कैसे बनवाया है। और यहाँ जब फॉरेन फंडिंग केस में पूछते हैं 7 साल हो गए कि जी आप ये बाहर से जो पैसे आए थे उसका बता दें, तो ये कहते हैं कि जो अकबर एस बाबर जिसने केस किया था, जब केस किया था वो तहरीक इंसाफ छोड़ गया था, और उसी इंटरव्यू में हजरत उमर की एग्जांपल दे रहे हैं। तो यू स्टार्ट टू वंडर वेदर द आई मीन जी जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक अवामी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि पीडीएम का मुशावरती इजलास होता है, फिर हम देखते हैं कि इत्तेफाक राय नज़र नहीं आता, फिर कुछ हतमी फैसले नहीं हो पाते। ज़ाहिर इस्तीफ़ों का मामला था, उसके बाद लॉन्ग मार्च का मामला था, तारीख कोई डिसाइड नहीं हो पाई, यहाँ पे भी इख्तलाफात नज़र आए। सर ये सारे मामला, तो एक तरफ महंगाई का जो एजेंडा है वो कहीं दिखाई नहीं दिया इस सारी सिचुएशन में। क्या हुकूमत मुखालिफ एजेंडा ही है या फिर कोई महंगाई की सिचुएशन कोई डिस्कस, क्योंकि महंगाई का जिक्र कहीं नहीं हमने देखा। नहीं, महंगाई का तो काफी किया है, पूरे पाकिस्तान में जलसे भी किए हैं, रैलीज भी किए हैं, बट लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू एडमिट, यस ऑपोजिशन को जितना मवाद उनके पास अब भी है और था पिछले काफी अरसे से हुकूमत के फेलियर को देखते हुए, उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकी है, उस तरह से फुलफिल नहीं कर सकी है जो अवाम की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑपोजिशन ऑल्सो हैज अ मैंडेट टू रेज द इश्यूज जो अवाम के होते हैं, उनकी भलाई के लिए होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की बहुत बड़ी तादाद है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इसी तरह से पार्लियामेंट से बाहर हर जगह और फिर प्रोविंशियल असेंबलीज में भी मौका मिलता है। तो उस तरह से जिस तरह से प्रेशर डाला जा सकता था हुकूमत वक्त पर, उस तरह से ऑपोजिशन हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। सो आई थिंक देयर इज नो वन शुड हाइड। सर इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? क्या ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी का नाराज हो जाना, फिर उसके बाद आपसी इख्तलाफात पैदा हो जाना, फिर बहुत मुश्किल से आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, और पीपल्स पार्टी अगर नहीं है तो क्या इसका भी इम्पैक्ट है? हुकूमत तो फायदा उठाएगी ना इस सारी सिचुएशन का, क्योंकि अगर पीडीएम की जमातें ही एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, कोई मुशावरती इजलास होता है, कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये तो सरासर फायदा हुकूमत को होगा। नहीं, वो हुकूमत को तो हुआ, पीडीएम में जो तोड़फोड़ हुई थी पीपल्स पार्टी का स्पेशली वॉकआउट करना, वो हुकूमत ही के फेवर में किया था। तो उसका जाहिर है जो ऑपोजिशन जमातें थी, पीडीएम की जमातें थी, वो सब रिस्पॉन्सिबल थी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू एस्केप द प्रेशर, क्योंकि पीडीएम ने बहुत सी चीजें अचीव भी की थी। देखें, पीडीएम ने प्रेशर डालना शुरू किया, तो और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये उस पीपल्स पार्टी के फैसले की वजह से या पीएमएलएन के फैसले, सबके मुतफक्का फैसले थे, और जिसमें आपने देखा कि उस दौरान जब फरवरी और अप्रैल के दरमियान जितने बाई इलेक्शंस हुए, चारों सूबों में बाई इलेक्शंस हुए, तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा था कि रूलिंग पार्टी सारे के सारे बाई इलेक्शंस हारी। तो वहां भी हारी जो उनकी अपनी सीट्स थी, जैसे नौशहरा था, जैसे कराची था, और भी जगह थी। तो जाहिर सी बात है वो एक अवाम तक उस हद तक तो हमारी आवाज पहुंच गई थी, एंड अवाम ने रिस्पॉन्ड भी कर दी थी कि जी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी के लिए हारना, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हवाले से हो या नौशहरा में जो गढ़ है, जो उनका परवेज खट्टर साहब का अपना गढ़ है समझा जाता है, वहां वो हारे बाई इलेक्शन, और तो वो उस हद तक तो कामयाब हुई थी। फिर फैसला ये जो किया गया था सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेने का, और फिर यूसुफ रजा गिलानी का जो इलेक्शन की जीत थी, वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर वो मोमेंटम रहता, क्योंकि 3 मार्च को जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था सेनेट का,
और जब नतीजा आया था तो बिल्कुल ऐसे ही था कि इस्लामाबाद में बिल्कुल हवा का रुख तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। और 16 मार्च को उसके मेरे ख्याल 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, पीडीएम टूट गई। सही। तो अब वो उसमें किसने कितना रोल अपना था उसका, सर तो सर सबको यहाँ पे जिम्मेदारी। पूछना मैं ये चाहूंगा कि पीडीएम की अगर बात करें तो पीडीएम में हमने देखा कि शायद जरा ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि सब तैयार थे मगर शहबाज शरीफ साहब रेडी नहीं थे इस्तीफों के मामले पे, वो मुखालफत करते रहे। अब देखा जाए तो पीपीपी का भी यही मौकफ था, तो क्या दोबारा उनको कोई दावतनामा दिया गया या उनको दोबारा कहा गया कि जी आप आएँ बैठें और उनसे बात की जाए? क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, अगर शिरकत कर लेती है दोबारा से पीडीएम में तो और एजेंडा स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में हो तो जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन एक वी हैव मूव्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन मार्च 2021 में थी टू बेटर सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ महीने तो बिल्कुल रूठ के थे दोनों, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और इल्जामात की बौछार थी एक दूसरे पर। लेकिन अब ये जरूर हो गया कि ये जिसको वर्किंग रिलेशनशिप है वो डिफाइन हो गई है। सही। और वो वर्किंग रिलेशनशिप उस तरह से डिफाइन कि जो दैट कैन पुट मैक्सिमम प्रेशर on the government without People's Party joining PDM, and it may join PDM. I am not excluding that जी कुछ भी हो possibility. जी जी चंद दिनों में हो सकता है कुछ डेवलपमेंट आप देखें। लेकिन एक तो ये है कि विद इन द एक तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे, तो वो अप्रैल में जब आए हैं वापस, तो एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है असेंबली में, एंड ही रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज बशमूल पीपल्स पार्टी। तो जाहिर सी बात है उनको पार्लियामेंट के अंदर तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही काम करना था और प्रेशर डालना था। सही। और इसी तरह से वो मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप जो है आउटसाइड द असेंबली, ताकि यही अब आजकल मॉडलिटी। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि अब जाहिर है बातें तो बहुत की जा रही हैं, पीडीएम को बने हुए भी काफी टाइम हो गया है, इजलास भी हो रहे हैं, डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं, पर पावर शो कब दिखाएगी पीटीआई? क्योंकि लोगों को इंतजार है कि जाहिर है जिस तरह बातें करती है ऑपोजिशन उस तरह का जो इम्पैक्ट है, आपने खुद ही कहा उस तरह इम्पैक्ट नहीं दिखाया जा रहा। इसकी क्या वजूहात हैं और कब दिखाएंगी पावर शो? देखिए पावर शो, एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में पावर शो का मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग को उस धरना स्टाइल पॉलिटिक्स से को पावर शो समझते हैं जो पीटीआई करती थी। पीडीएम को बने हुए 1 साल हो गया। जी बिल्कुल। अभी तक एक भी गमला नहीं टूटा और सारे पाकिस्तान में जलसे भी हुए हैं, रैलीज भी हुई हैं, प्रोटेस्ट मार्चेस भी हुए हैं सारे पाकिस्तान में। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। जी आजाद कश्मीर बाशमूल कोयटा हर जगह। तो बात यह है कि एक तो वो उस टाइप का पावर शो तो नहीं होगा जो पीटीआई का तरीकेकार था। हमने एक भी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है, सही। एक भी ऐसी चीज नहीं की है जिसको वो लीगैलिटी के क्वेश्चन मार्क लगा सके हुकूमत। और ये हम समझते भी यही है कि जहां हम तनकीद कर रहे हैं और भरपूर तनकीद कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, वहां हम हुकूमत को ये मौका नहीं दे रहे कि जी हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके कि हम तो अंडर प्रेशर थे और हालात ही ऐसे थे, सड़कें बंद थी और ये था। लेकिन आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। राइट सर बस एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है, मरियम नवाज साहिबा ने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी आवाज़ ही, जबकि 2017 में हमने देखा कि उन्हीं का अपना बयान था कि मैं कोई मीडिया का सेल नहीं चलाती ना कोई, और आज वो एडमिट कर रही हैं कि वो मीडिया का सेल चलाती रही हैं, साथ साथ ये ऑडियो भी उन्हीं की है, आवाज़ भी उन्हीं की। क्या कोई प्रेशर था? क्योंकि हमने देखा साकिब निसार साहब भी बहुत परेशान है इस मामले को लेकर और कम्प्लीटली उन्होंने डिनाई किया है इस मामले को कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, इसको जोड़ तोड़ के पेश किया जा रहा है। तो क्या कोई प्रेशर था मरियम साहिबा पे? जी मरियम नवाज का जहां तक वो ऑडियो का बात थी और वो मीडिया सेल के हवाले से, जी उसको मीडिया सेल कह लें या जो भी कह लें, एक असल में इल्जाम लगाया जाता था कि जी ऑफिशियली एक मीडिया सेल चलाया जाता है। जी जब पीएमएलएन की हुकूमत थी और वो जाहिर है वो फंडिंग भी करती है और पता नहीं क्या क्या करती है, वो बिल्कुल झूठ था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मीडिया एक हर पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बाहर की भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपनी पार्टी का एक मीडिया कैंपेन होती है, मीडिया स्ट्रेटजी होती है जो उसको बनानी पड़ती है।
ये तो मेरा ख्याल है कुछ छुपाने की तो बात है नहीं। आज भी वो कहते हैं ना वजीर आजम ने तर्जमानों से मुलाकात की, तो वो क्या है, हर वक्त उनके तर्जमान जो मिल रहे होते हैं तो वो क्या है, वो मीडिया स्ट्रेटजी ही के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, और वो तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। यहाँ तो हम ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं पर्सनली गवाह हूं, क्योंकि मैं पहले दिन से उस मीडिया स्ट्रेटजी का हिस्सा था जब ये धरना 2014 में हुआ था, और जब तक मैं गवर्नर था उस वक्त तक ये मैं उसका हिस्सा था। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था उसी में उनका मरियम नवाज रहती थी, जो उनका फैमिली क्वार्टर्स है। तो वहां अगर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, बैठ के मीडिया स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उसके साथ अगर हम पार्टी के लिए इश्तहारात के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इलीगैलिटी। और हमने चैलेंज किया है कि अगर कोई मरियम नवाज का किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोई ऐसी चीज सामने आए, अभी तो सारे रिकॉर्ड जिनके पास है ना, जिसमें वो ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स की मद में कुछ जिक्र कर रही है, तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई चीज नहीं है। साकिब निसार साहब का जो है ऑडियो का मसला बिल्कुल डिफरेंट है। साकिब निसार साहब का देखें, एक पाकिस्तान की कोई इतनी शानदार हिस्ट्री नहीं है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। फिर हम समझते हैं कि वी वर विक्टिम ऑफ ए कैंपेन जो हिस्सा था गेट नवाज शरीफ आउट का, जो 2016 वगैरह में लॉन्च किया गया था, और जिसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में बहुत से प्लेयर्स थे, और उसमें सरे फहरिस्त जो थे, वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स जिन्होंने ये हमारी ऑडियो आने से शुरू बहुत अरसे पहले से साकिब निसार साहब पर हमारा कंसर्न था, और उनका कंडक्ट जो था उस पर हमारे बहुत से सवालिया निशान थे। हमारे एमएनएस को खड़े खड़े डिस्क्वालीफाई कर देना, हमारे सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने। 22 तारीख जुलाई की 2018 को 11:30 बजे हनीफ अब्बासी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, दानियाल अजीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तलाल चौधरी को किया, वो हारून अख्तर को किया, वो जो सेनेटर थे, सादिया अब्बासी को एज ए सेनेटर डिस्क्वालीफाई कर दिया। और फिर वो जो कैंपेन वो जिस तरह से रन करते थे, डैम का जो सारा कैंपेन था वो क्या था, डैम बनाने का, वो सिर्फ इसलिए था कि पीएमएलएन को एक गलत तरीके से प्रेजेंट करना कि एज इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और अब इन्होंने सेरा उठाया डैम बनाने का, और सारे के सारे शामिल हो गए उसके अंदर। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए तो उसके बाद से आज तक डैम का नाम सही सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत अहम गुफ्तगू और बहुत आम से टॉपिक जो थे जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी थी। हमारे शो का मौजू यकीनन हम बिजनेस भी याद करते हैं, लेकिन ये बहुत से अहम मौजूआत जो सियासी अब एक मंजरनामे में सामने आए हैं वो भी बात करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।